भारत के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। इसको लेकर मची घरेलू हलचल से आप भली भांति परिचित हैं। आज आपको बताएंगे इस रिजल्ट पर विदेशी मीडिया में क्या लिखा जा रहा है। फिर चलेंगे पड़ोस में पाकिस्तान। वहां प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है। विपक्ष का दावा है कि प्रधानमंत्री ने जनता का विश्वास खो दिया है और उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। जानेंगे इमरान खान के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव काम कैसे करता है और क्या यह अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान की कुर्सी गिरा भी सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मामलों पर हमारा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर मची हलचल शांत हो चुकी है। नतीजे आ चुके हैं। मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी दावेदार है, उन्हीं की सरकार बनने भी जा रही है। जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर रही। जानते हैं कि इस परिणाम पर विदेशी मीडिया में क्या क्या लिखा गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई, मोदी's पार्टी विंस द बिगेस्ट प्राइज इन इंडिया स्टेट इलेक्शंस। भारत के विधानसभा चुनाव में मोदी की पार्टी की बड़ी जीत। हिंदी तर्जुमा। अखबार ने लिखा, भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में रहने वाली है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पिछड़ने के बावजूद पार्टी ने चुनावी सफलता बरकरार रखी है। यह भी इस टिप्पणी में जोड़ा गया। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की सुर्खी है, बीजेपी क्लेम्स इलेक्शन विक्ट्री इन 4 स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। भाजपा ने उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों का चुनाव जीता। गार्डियन ने टिप्पणी की, कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और बीजेपी की मुख्य विपक्षी भी। चुनाव परिणाम ने एक समय तक अजेय मानी जाने वाली कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। 10 मार्च को यह स्पष्ट हो गया कि गोवा और मणिपुर में पार्टी का आधार घट चुका है। वो पंजाब में अपना किला बचाने में नाकाम रही। पंजाब उन चुनिंदा राज्यों में से था जहां कांग्रेस सत्ता में थी। उत्तर प्रदेश में पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी इस रिजल्ट को विस्तार से जगह दी है। डॉन ने सुर्खी लगाई, आम आदमी पार्टी पुल्स ऑफ अपसेट इन इंडिया पंजाब। भारत के पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की असाधारण जीत। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट पर डॉन ने छापा, मोदी's बीजेपी विंस बिग इन इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इलेक्शन। भारत के सबसे बड़े राज्य के चुनाव में मोदी की बीजेपी जीती। अल जजीरा ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत पर लिखा, हार्डलाइन हिंदू मंक्स स्टॉक राइजेस एज बीजेपी विंस की इंडियन स्टेट। हिंदी तर्जुमा, लूज ट्रांसलेशन, बीजेपी ने भारत का प्रमुख राज्य जीता, उग्र हिंदू संत का कद बढ़ा। ये तो हुई भारत के चुनावों की बात। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर मुसीबत में हैं। 6 महीने के भीतर दूसरी बार इमरान खान की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। अक्टूबर 2021 में सेना ने पीएम से पूछे बिना खुफिया एजेंसी आईएसआई का मुखिया बदल दिया था। परंपरा कुछ ऐसी रही है कि सेना 3 नामों का चुनाव करती है, फिर ये नाम प्रधानमंत्री के पास भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री उनमें से एक को आईएसआई प्रमुख के तौर पर नियुक्त करते हैं। ये ट्रेडिशन है। लेकिन अक्टूबर 2021 में सेना ने पीएम को बाईपास किया, उनकी राय तक नहीं ली। इमरान खान नाराज हुए, उन्होंने इस नियुक्ति को मंजूरी देने से भी मना कर दिया। पीएम ऑफिस ने नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तकरार बढ़ी तो पर्दे के पीछे बैठकों का दौर चलने लगा। सेना ने समझाया, आखिरकार इमरान खान को झुकना पड़ा। तभी से ये कहा जा रहा था कि सेना उनको लेकर कतराने लगी है। पाकिस्तान की राजनीति में वहां की सेना के हस्तक्षेप का बहुत लंबा इतिहास रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि सेना ने जिस सरकार से सपोर्ट खींच लिया उसका गिरना तय होता है। सेना पाकिस्तान की स्थानीय राजनीति से लेकर विदेश नीति तक में दखल रखती है। एक तरफ इमरान खान सेना के साथ चल रहे मतभेदों से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। पाकिस्तान लंबे समय से बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। इसको लेकर आम लोगों में भारी आक्रोश है। इसके अलावा इमरान सरकार की विदेश नीति से भी विपक्ष खासा नाराज है। विपक्ष ने इमरान खान पर चीन को नाराज करने का आरोप लगा दिया है। फरवरी 2022 में इस आक्रोश में नया मोड़ आ गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के बैनर तले एक बैठक हुई। पीडीएम एक राजनीतिक आंदोलन कहता है खुद को। इसकी स्थापना सितंबर 2020 में हुई थी और इसका मकसद था इमरान सरकार के खिलाफ खड़ी पार्टियों को एकजुट करना। इस आंदोलन को 11 विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिला हुआ है। पीडीएम का अध्यक्ष बनाया गया है मौलाना फजल उर रहमान को। रहमान जमीयत उलेमा पाकिस्तान JUIF के मुखिया हैं। फरवरी में लाहौर में हुई बैठक के बाद रहमान ने कहा कि हम इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। हमने सारी गणनाएं कर ली हैं, हमारे पास ज़रूरी वोट हैं, हम सरकार के सहयोगियों के साथ भी बात कर रहे हैं।
इमरान खान की पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीटीआई। पीटीआई के पास नेशनल असेंबली में 155 सीटें हैं। बहुमत का संख्या बल गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों से इनको मिला हुआ है। जब रहमान ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, तब सरकार का भी बयान आया था। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि अगर पीडीएम में हिम्मत है तो वो कल के दिन प्रस्ताव लेकर आ जाएं, उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। पीडीएम ने थोड़ी देर तो जरूर लगाई, लेकिन चुनौती स्वीकार की। 9 मार्च को उन्होंने नेशनल असेंबली का सेशन बुलाने और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को लेकर एक चिट्ठी पहुंचा भी दी। अब हम पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव का प्रोसेस भी समझते हैं। पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस शूरा। इसके 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को सेनेट के नाम से जानते हैं हम, और इसमें कुल 100 सदस्य होते हैं। निचला सदन है नेशनल असेंबली, हमारे यहाँ की लोकसभा की तरह। इसमें 342 सदस्य होते हैं। इनमें से 272 सदस्यों को सीधे जनता चुनती है। बाकी की 70 सीटें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। इन सीटों को पार्टियों की उनकी कुल सीटों के अनुपात में बांटा जाता है। एक तरह का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये बची हुई सीटों में। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहले चिट्ठी भेजते हैं। इस चिट्ठी पर नेशनल असेंबली के 20% यानी 68 सदस्यों के दस्तखत होना जरूरी है। न्यूनतम यह संख्या है। अगर असेंबली सेशन में ना हो तो उसे बुलाने का भी एक नियम है। पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 54 में इसका प्रावधान है। स्पेशल सेशन बुलाने के लिए नेशनल असेंबली के 25% सदस्यों के दस्तखत चाहिए। चिट्ठी मिलने के बाद स्पीकर के पास सेशन बुलाने के लिए 14 दिनों का समय होता है। अभी वाले मामले में 9 मार्च को चिट्ठी गई है, तो स्पीकर के पास सेशन बुलाने के लिए 22 मार्च तक का समय हुआ। अब इस नेशनल असेंबली में क्या होगा? जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद 3 से 7 दिन के बीच प्रस्ताव पर वोटिंग करवानी पड़ती है। ये वोटिंग खुली होती है, इसको सीक्रेट नहीं रखा जाता। मतलब ये कि किस सदस्य ने पक्ष या विरोध में वोट डाला, ये सभी को पता होता है। अब ये वोटिंग कैसे होती है? बड़ा दिलचस्प है ये। वोटिंग के लिए एक दिन और समय निर्धारित किया जाता है। तय समय पर सदन के अंदर एक घंटी बजाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी सदस्य बाहर छूट गए हों वो अंदर आ जाएं। जैसे ही सारे सदस्य अंदर आ जाते हैं, वैसे ही सदन के सारे दरवाजे फिर बंद किए जाते हैं। बैठक आगे बढ़ती है। फिर 2 दरवाजे खुलते हैं। पहले दरवाजे से प्रस्ताव का समर्थन करने वाले बाहर निकलते हैं। दूसरा दरवाजा प्रस्ताव का विरोध करने वालों के लिए होता है। निकासी के दौरान गिनती चलती रहती है। जब सारे सदस्य अपनी पसंद के दरवाजे से निकल जाते हैं, तब गिनती समाप्त हो जाती है। फिर सबको वापस सदन में बुला लिया जाता है। पूरे प्रोसेस में स्पीकर न्यूट्रल रहते हैं, उनका कोई वोट नहीं होता। सदस्यों के वापस आने के बाद स्पीकर रिजल्ट का ऐलान करते हैं। अगर 172 या उससे अधिक सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है। ऐसा होते ही प्रधानमंत्री का पद पर रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री के हटते ही कैबिनेट भी भंग हो जाती है। फिर नया लीडर चुनने की बारी आती है। अगर सदन नया लीडर नहीं चुन पाता है तो राष्ट्रपति के पास संसद भंग करने का अधिकार होता है। इसके बाद राष्ट्रपति नए चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आ जाता, तब तक राष्ट्रपति पिछले प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने के लिए कह सकते हैं, केयर टेकर प्रधानमंत्री। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 172 से कम मत पड़ते हैं तो वो अपने आप खारिज हो जाता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी बच जाती है और सरकार भी बरकरार रहती है। क्या इमरान खान कुर्सी बचा पाएंगे? इस सवाल पे आते हैं। विपक्ष का यह दावा है कि उनके पास 180 सांसदों का समर्थन है, 8 ज्यादा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN प्रस्ताव पेश करने वालों में से एक है। पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों के पास 162 वोट हैं। 1 वोट जमाते इस्लामी से मिलेगा, जबकि इमरान की पार्टी से 2 सांसद खुलेआम समर्थन दिखा चुके हैं। ऐसे में 7 वोट और चाहिए। विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि पीटीआई के 28 सांसद वोटिंग के दिन पाला बदलने की बात कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो इमरान खान का कुर्सी पर बने रहना नामुमकिन हो जाएगा। अभी सबसे निपटने के लिए इमरान खान का प्लान क्या है? डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार आंतरिक विद्रोह से बचने की भरपूर कोशिश कर रही है। एक रास्ता यह है कि सत्ताधारी गठबंधन वोटिंग के दिन सदन में ना जाए। ऐसे में पाला बदलने की संभावना थोड़ी कम की जा सकती है, खत्म की जा सकती है, और इससे विपक्ष का प्लान धराशायी हो सकता है। अगर विद्रोही सांसद फिर भी वोट डालने पहुंच गए तो क्या होगा? जानकार कहते हैं कि पीटीआई ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द करने की अपील कर सकती है। हालांकि इस कानून की व्याख्या को लेकर मतभेद हैं। मतभेद इस बात पर है कि क्या सदस्यता वोटिंग से पहले रद्द की जा सकती है। इससे फर्क भी पड़ता है, पहले रद्द हो गया तो वोट नहीं डाल सकता।
इसके लिए इमरान खान कानून के विशेषज्ञों की मदद लेते बताए जा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि ये गेम कैसे प्ले आउट हुआ है। पहले, आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव के चलते नहीं गई है। इससे पहले यह प्रस्ताव 2 प्रधानमंत्रियों के खिलाफ पेश हुए हैं। 1989 में बेनजीर भुट्टो और 2006 में शौकत अजीज के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। दोनों बार सरकार बची। इस दफा इमरान खान इतिहास बना सकते हैं। दोनों स्थिति में अगर पास हुआ तो वो अविश्वास प्रस्ताव का शिकार होने वाले पहले पीएम बन जाएंगे पाकिस्तान के। अगर फेल हुए तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दोनों तरफ रिकॉर्ड बनेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इमरान खान का नाम इतिहास के किस चैप्टर में लिखा जाएगा। पाकिस्तान के अपडेट्स पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आने वाले एपिसोड्स में हम उनके बारे में आपको बताते भी रहेंगे। अब लौटते हैं अपने पुराने टॉपिक पर, रूस यूक्रेन युद्ध के अपडेट्स। आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का 16वां दिन है। 10 मार्च को तुर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें हिस्सा लेने रूस की तरफ से सर्गेई लावरोव और यूक्रेन से दमित्री कुलेबा पहुंचे थे। विदेश मंत्री हैं दोनों। लड़ाई शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की पहली बातचीत थी। इस बैठक से उम्मीद बहुत थी, लेकिन कुछ बात बनती नहीं दिखी। लावरोव ने साफ कहा कि जब तक रूस की सभी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक हमला चलता रहेगा। यूक्रेन इन मांगों को मानने से इनकार करता रहा है। लावरोव ने यह भी कहा है कि उनके पास सीज फायर का आदेश देने की अथॉरिटी नहीं है। सीज फायर पर अंतिम फैसला क्रेमलिन से होगा। उनका इशारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ था। 10 मार्च को पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात भी हुई थी। रूस बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत ठीक दिशा में जाती दिख रही है उन्हें। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक यूक्रेन छोड़कर भागने वालों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच गई है। 18 लाख से अधिक लोग आंतरिक विस्थापन का शिकार भी हुए हैं इस देश में। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलने की उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।